नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलांडस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले साइप्रस के राष्ट्रपति विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले। साइप्रस के राष्ट्रपति ने आज राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उनके सम्मान में आधिकारिक भोज का भी आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज वीपी एनक्लेव में एक पुस्तक का विमोचन करेंगे और पुस्तक का शीर्षक है पीएन पणिकर, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के जालौर से रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके साथ ही जालौर का पहली बार राजधानी से सीधा संपर्क स्थापित होगा। ये स्पेशल रेल सेवा जालौर से भुज दिल्ली वाया भिलडी और जालौर पाली मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन तक होगी और इसकी शुरुआत से इस लाइन पर आने वाली सभी रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य क्वाड देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना, विभिन्न प्राथमिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम पर विचार करना है। और बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कल मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के संबंधित दृष्टिकोणों पर चर्चा हुई और साथ ही विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार के तरीकों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग ने जून-जुलाई में रिटायर हो रहे राज्यसभा सदस्यों के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 18 जून को होगा और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 राज्यों के 24 सीटों पर चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और 18 जून को मतगणना होगी। दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सहभागी देशों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद सम्मेलन की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक गुजरात में शुरू हो चुकी है और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख और प्रतिनिधि कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि डिजिटल इनोवेशन ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा एजेंडा बनकर उभरा है और सभी सदस्य देशों ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। भारत के चंद्रयान 3 लूनर मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA ने गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया है। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय क्वात्रा ने AIAA एसेंट 2026 कॉन्फ्रेंस में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से यह अवार्ड प्राप्त किया।
उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। 20 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएंगे। पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना का काम किया जाएगा। जनगणना के दौरान भवन संख्या, मकान की स्थिति, पेयजल, बिजली जैसी कई अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। और जिन लोगों ने पहले ही 100 गणना पूरी कर ली है, वह गणना कर्मी को अपना एसई नंबर दिखा सकते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार का ओटीपी साझा नहीं करना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है और इसके तहत मानसून शुरू होने से पहले 75 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित और कार्यान्वित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस कदम से लगभग 50 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन की वार्षिक क्षमता उत्पन्न होगी और इसका उद्देश्य भूजल पुनर्भरण में सुधार करना, सतत जल उपयोग को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों तथा स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना है। भोजशाला को मंदिर मानने वाले हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है और पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के फैसले का पालन होगा, लेकिन नई परंपरा विकसित होने नहीं दी जाएगी। धार भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। काजी मोइनुद्दीन नाम के याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के 15 मई के फैसले को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष इस मामले में पहले ही कैविएट याचिका दाखिल कर चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की और इस दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्मृति चिन्ह और किताबें भेंट की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। बाड़बंदी से घुसपैठ पर रोक लगेगी और सीमा पर कई तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। बकरीद के मद्देनजर दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि बकरीद के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने या करने की कोशिश करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है जिसमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने कहा है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या बकरीद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार जनहित में इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक और खुले स्थानों पर पशुवध तथा कुर्बानी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पशुवध से पहले मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। और साइप्रस के राष्ट्रपति इस वक्त नई दिल्ली में हैं और उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है।
तो साइप्रस की राष्ट्रपति के साथ आज प्रतिनिधि मंडल की स्तर की ये वार्ता हो रही है। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस 100 की तरफ चलते हैं, जहां खबरें तेज रफ्तार चल रही हैं। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बीतू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी की तलाश जारी है। आरोपी बलजीत सिंह और उसके साथियों ने सुजानपुर के NH 44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच स्थित एक दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की लाइव फुटेज इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को भेजी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एयर फाइबर मॉडल और सीसीटीवी कैमरे बरामद किए हैं। सुजानपुर थाने में BNNS और अर्धसैनिक और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलवामा आतंकी मामले के मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार उर्फ डॉक्टर अल बदर आतंकी समूह का कमांडर था, जिसे जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आज इनामी समेत कुल 27 नक्सली अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटे। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में से 25 भाकपा माओवादी संगठन के हैं, जबकि 2 JJMP उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और इन उग्रवादियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कुल 426 गंभीर मामले दर्ज हैं। ITBP ने माउंट एवरेस्ट पर प्रथम सर्व महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया। अभियान दल में 11 महिला पर्वतारोहियों सहित कुल 14 सदस्य शामिल थे। भारत और नेपाल में चरणबद्ध प्रशिक्षण के बाद सभी 11 महिला पर्वतारोहियों ने नेपाल मार्ग के साउथ पोल रूट से सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट शिखर पर आरोहण किया और सफलता पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है और एक संदेश में अमित शाह ने कहा है कि नारी शक्ति ने BSF की अदम्य शक्ति का प्रमाण दिया है। देश के कई हिस्सों में गर्मी से तप रहे हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहें तथा किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि निर्माण कार्यों और खुले स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को लू, थकावट और निर्जलीकरण से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर समेत आसपास के सभी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इलाके में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के अलर्ट को देखते हुए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और सभी CHC एवं सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया गया है। आज राजा राम मोहन राय की जयंती है। उन्होंने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उन्होंने हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक सोच समझ को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक संदेश में उन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों और भेदभाव के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुले और सेंसेक्स 161 अंक की तेजी के साथ 75,344 और निफ्टी 40 अंक की मजबूती के साथ 23,697 पर था। और रुपया शुरुआती कारोबार में 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 96.18 पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क को यात्रियों, स्टेशन परिसरों और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब 3 करोड़ 91 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 4 हजार से अधिक परिवारों को पक्का आवास मिल गया है। सरकार ने बताया है कि 20 मई तक 58,500 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं और साथ ही देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एलआईसी के वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नेट प्रॉफिट में 23% की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद कंपनी का मुनाफा बढ़कर 23,467 करोड़ रुपए हो गया है। गुजरात के वडनगर स्थित एक स्किल ट्रेनिंग संस्थान ने पूर्ण रूप से संचालन शुरू कर दिया है और यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शुरुआती बैचों के प्रशिक्षकों को देश के कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तैनात किया गया है। आरबीआई वित्त वर्ष 26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड का भुगतान करेगी और ये राशि 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और निजी निवेश में तेज उछाल इसकी सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है। भारत में बढ़ती निवेश गतिविधियां, मजबूत मांग और उद्योग का बढ़ता भरोसा अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है। सितंबर 2025 में देश का निजी पूंजीगत खर्च सालाना आधार पर 67% से बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैन्युफैक्चरिंग ने निवेश वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सेबी समर्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईएसजी और पूंजी बाजार से जुड़े प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साझेदारी की है। भारत का चाय निर्यात बीते 12 वर्षों में वित्त वर्ष 2025-26 तक 93% से बढ़कर 8,719 करोड़ रुपए का रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेबी ने जारी एक परामर्श पत्र में आईपीओ लिस्टिंग और रीलिस्टिंग के दौरान शेयरों की कीमत तय करने की प्रक्रिया में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेगा और जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह के टोल या बाधा का समर्थन नहीं करता। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है और हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनई ने एक निर्देश जारी किया है और ईरान का हथियार ग्रेड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई और ईरान के पूरे मिलिट्री सिस्टम ने मिलकर यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूरेनियम का कीमती स्टॉक ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए। ईरान का मानना है कि अगर उसने अपना यूरेनियम देश से बाहर भेजा तो वह पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और अमेरिका इजराइल मौका पाकर उस पर दोबारा भीषण हमला शुरू कर देंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक बड़ा राजनयिक केंद्र खोला है और इस उद्घाटन का विरोध कुछ लोगों ने किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों ने 12 मई से 18 मई के बीच कम से कम 49 हमले किए हैं और इन हमलों में लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। बोलीविया में काम करने वाले लोगों का पास के राष्ट्रपति के घर के तरफ मार्च कर रहे थे। उनका विरोध है कि क्योंकि हड़ताल और प्रदर्शन की वजह से अस्पतालों में जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। पेरू ने लीमा में आयोजित एक समारोह में संगठित अपराध से जब्त की गई 11 टन से अधिक ड्रग्स को जला दिया। माली की राजधानी में एक बाजार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा समारोह के लिए महत्वपूर्ण बिक्री अवधि से कुछ ही दिन पहले दुकानों की कतारें पूरी तरह से नष्ट हो गई। युगांडा ने कांगो के साथ सार्वजनिक बस और फेरी सेवाओं को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है और इसका कारण इबोला बीमारी का ज्यादा खतरा है, जो सीमा पार आने जाने वाले व्यापार से फैल सकता है। WHO ने इबोला प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया और क्षेत्र के कई देशों ने वायरस की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग, जागरूकता अभियान और आवाजाही पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने मैक्सिको सिटी की उच्च स्तरीय सुरक्षा यात्रा के दौरान अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव मार्क वैन मुलन से मुलाकात की और बैठक में अमेरिकी राजदूत रोनाल्ड जॉनसन और मैक्सिको के विदेश मंत्री भी रहे। क्यूबा की सेना द्वारा संचालित व्यापारिक समूह गैसिया की कार्यकारी अध्यक्ष की बहन एडिस लास्टेस मोरेरा को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार मोरेरा फ्लोरिडा में रहते हुए हवाना सरकार मदद कर रही थी और क्यूबा की जनता के लिए भेजी गई करोड़ों डॉलर की सहायता राशि का वो दुरुपयोग कर रही थी। लेबनान के वित्त मंत्री यासीन जाबेर ने कहा है कि इजराइल और लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की वजह से लेबनान की अर्थव्यवस्था इस साल कम से कम 7% घट सकती है। तुर्की की अदालत ने विपक्षी दल के नेता औज गुर्ग ओजेल को प्रभावी रूप से पद से हटा दिया है। अदालत ने उन पर पार्टी के 2023 के सम्मेलन को रद्द कर दिया है और उन्हें यहां पर चुना गया था। क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका में उनके समकक्ष मार्को रूबियो क्यूबा के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूस के इलाके में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया और जिससे उसमें आग लग गई और धुएं का गुबार देखा गया। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और खसरे जैसे लक्षणों के कारण 7 और बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद 15 मार्च से अब तक मरने वालों के बच्चों की संख्या 488 हो गई है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में ईस्ट बंगाल ने इंटरकाशी को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की और इस जीत के साथ ही ईस्ट बंगाल ने 22 साल से चले आ रहे खिताब के सूखे को खत्म कर दिया है। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालीहा को मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की हॉसमार्क के हाथों हार झेलनी पड़ी। अल नस्र ने जीता सऊदी प्रो लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है और अल नस्र ने दमाक के खिलाफ 4-1 से ये जीत हासिल की है। आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी और ये मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एसआरएच और आरसीबी के बीच मुकाबले में आरसीबी नंबर 1 की कुर्सी पर बने रहने के इरादे से उतरेगी और एसआरएच की कोशिश धमाकेदार जीत के साथ टॉप पर पहुंचने की होगी। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया है। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए, जवाब में चेन्नई ने 140 रन ही बना सकी और इस जीत के साथ ही गुजरात ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में अपनी जगह बरकरार रखी है और जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में सफर समाप्त हो गया है। हॉकी इंडिया ने जापान के काका मिगाहारा में 29 मई से 6 जून तक होने वाले आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और केतन कुशवाहा को इस टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 26 मई को देश के 8000 से अधिक स्थानों में मनाया जाएगा और अहमदाबाद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
24 मई को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के मौके पर पूरे देश भर में खेल भावना, एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने डोपिंग गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने से जुड़े प्रस्ताव संशोधनों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श और सुझावों के लिए जारी कर दिया है।